सो फाइनली क्लास 11 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ इस लेसन का लास्ट पार्ट जो कि है हमारा पार्ट 3। इसके बाद आपका कोई पार्ट नहीं आएगा और हमारा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने इस लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, एक सीक्वेंस तरीके से देखिए, आपको प्रॉपर चैप्टर समझ आ जाएगा। काफी डीपली तरीके से कराया गया है। तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ कमेंट में भी पिन कर रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो देखिए बच्चों, इस लेसन को हम एक सीरीज के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको इस्लाम का उदय और खलीफाओं के शासन के बारे में बताया था। उसके बाद सेकंड पार्ट जो था इससे पहले वाला, उसके अंदर हमने अब्बासी क्रांति के बारे में जाना था, साथ ही उमैयद वंश के बारे में जाना। जब ये दोनों डिक्लाइन हो गए तो ये इसका जो कारण था वो धर्मयुद्ध था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको धर्मयुद्ध से ही संबंधित जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए क्या बात की जा रही है, धर्मयुद्ध की जानकारी और उससे होने वाले प्रभाव कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि धर्मयुद्ध कब से कब और किन के बीच हुए थे। तो देखिए धर्मयुद्ध जो थे ना, वह 1095 ईस्वी से लेकर 1291 ईस्वी के बीच ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में लड़े गए थे। आप जानते ही है कि जब मक्का के अंदर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो वहां पे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में काफी ज्यादा संघर्ष पैदा हो गया, और ये जो कारण निकल के आया था वो धर्मयुद्ध का ही था। तो बहुत सारे धर्मयुद्ध है। हालांकि आपके इस चैप्टर के अंदर 3 धर्मयुद्ध मेन दे रखे हैं, हम एक एक करके तीनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फर्स्ट वॉर के बारे में, जो कि 1098 से 1099 के बीच में हुआ था। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि प्रथम धर्मयुद्ध में फ्रांस और इटली दोनों ही कंट्री कहाँ की है, यूरोप कॉन्टिनेंट की, यानी कि यूरोप महाद्वीप की। तो यहाँ के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर क्या कर लिया, एक तरीके से अधिकार कर लिया, अपना राइट्स, कब्जा जमा लिया। और जेरूसलम में मुसलमानों और यहूदियों, क्योंकि जेरूसलम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुसलमान भी भारी संख्या में रहते थे और यहूदी भी भारी संख्या में रहते थे। तो यहाँ पे जब अधिकार कर लिया फ्रांस और इटली की सेना ने, तो यहाँ पे मुसलमानों और यहूदियों की बहुत ज्यादा हत्याएं भी की गई थी। और जल्द ही इन्होंने सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र में भी धर्मयुद्ध के द्वारा 4 राज्यों को जीत लिया था, और इन क्षेत्रों को सामूहिक तौर पर आउटरैमर कहा गया था। तो आपको ये नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है दूसरे धर्मयुद्ध के बारे में। तो देखिए क्या था कि आउटरैमर जो था वह कुछ समय तक तो संरक्षण यानी प्रोटेक्ट रहा, लेकिन 1144 ईस्वी में तुर्कों के द्वारा, या आप यूं भी कह सकते हैं टर्किश के द्वारा, एडेसा क्या है, ये ग्रीस का ही एक प्रकार से नाम है, ग्रीस में ये जगह है, इसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। फिर क्या था कि जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दशमेक किसकी राजधानी थी, सीरिया की, ठीक है, इसके ऊपर अधिकार करने की ट्राई तो करी, कोशिश तो करी, लेकिन उन्हें हार का सामना देखना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि जो आउटर मेयर था ना, उसकी जो शक्ति थी वह धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, यानी वीक होती चली गई। और जो ईसाई थे ना, उनके अंदर जो धर्मयुद्ध का जोश था वह धीरे धीरे समाप्त होता चले गया। अब जो ईसाई शासक थे वह विलासिता एक प्रकार की लग्जरी लाइफ से जीने लग गए, और वह नए नए प्रदेशों के लिए लड़ाई करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये तो था सेकेंड वॉर के बारे में। तीसरे वॉर में क्या था, जो जेरूसलम था ना वह छिन गया, और यही इसका कारण बना था। और ये कब छिना था, 1189 में। फिर क्या हुआ कि 1291 में मिस्र के मामलक शासकों ने धर्मयुद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को पूरे ही समूचे फिलिस्तीन क्षेत्र से बाहर निकाल डाला। और इन सब युद्धों का जो प्रभाव था वो कुछ इस प्रकार पड़ा था, जो कि 2 पहलू इसके अंदर स्थायी रूप से प्रभाव छोड़ के गए थे। पहला क्या था कि मुस्लिम साम्राज्यों ने अपनी ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति को अपनाना आरंभ कर दिया, क्योंकि ये जो वॉर था ईसाई और मुसलमानों के बीच में था। तो जो मुस्लिम साम्राज्य थे वहां पे ईसाइयों के लिए काफी ज्यादा हार्ड यानी कि कठोर नीति को अपनाया गया। उसी तरह पूर्व और पश्चिम में इनके बीच में जो इटली के व्यापारी समुदाय थे ना, उनका प्रभाव और बढ़ गया, क्योंकि इटली ने फ्रांस की सेना के साथ मिलकर बहुत सारी जगहों पे कब्जा भी किया था। तो इस कारण पूर्व और पश्चिम के बीच वाले व्यापार में इटली के व्यापारी समुदायों का प्रभाव में भी काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। तो ये बच्चों, ये तो था आपका एक शॉर्ट तरीके से तीनों वॉर के बारे में। हालांकि जब आप बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको थोड़ी और जानकारी देखने को मिलेगी, लेकिन मोटे तौर पे आपको ये जानकारी होना जरूरी भी है, जो कि एक तरीके से सीरीज वाइज आपको समझ भी आ जाएगी। जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो उसके अंदर पर्टिकुलर एक टॉपिक जो है वो आपको प्रॉपर जानकारी भी देगा। आई होप कि आपको इन तीनों वॉरों के बारे में अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। बस इतना फर्क है
कि इनके अंदर आपको जगहों के नाम अच्छे से याद रखना है कि कब कहां पर क्या हुआ था। जो ये तो था हमारा ओवरऑल चैप्टर का जो मेन कंटेंट है ना, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक। अब बात आती है कि अरब के अंदर अर्थव्यवस्था, कृषि से संबंधित, शहरीकरण से संबंधित और वाणिज्यकरण से संबंधित किस प्रकार की थी। ये जो एक टॉपिक है वो एग्जाम में बहुत बार आप बच्चों से पूछा भी जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे कृषि से संबंधित, शहरीकरण से या फिर वाणिज्य से। तो एक एक करके मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। आइए समझते हैं सबसे पहले अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो कृषि यानी जो एग्रीकल्चर था वह किस प्रकार का था अरब साम्राज्य के अंदर। तो क्या था कि बच्चों जैसे अरब साम्राज्य में राजनीतिक स्थिरता धीरे धीरे अच्छी होती चली गई, तो इससे क्या हुआ कि जो कृषि प्रणाली थी उसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया गया और कृषि से संबंधित काफी ज्यादा कदम भी उठाए गए। वो कौन कौन से थे, जैसे कि नील घाटी के साथ कई क्षेत्रों में सिंचाई प्रणाली का विकास किया गया और साथ ही बांध भी बनाए गए तथा नहरें एवं कुएं को भी खोदा गया। और सबसे बड़ा कदम किसानों के लिए यह था कि उन्हें अपनी ही भूमि पर खेती करने के लिए कर यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता था, यानी कि भूमि पर करों की छूट मिल गई थी। साथ ही वह भूमि जो कि खेती योग्य है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, यानी ताकि वह उसके अंदर वृद्धि की जा सके, विकास किया जा सके। और इन सब के कारण क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था यानी जो उत्पादकता थी उसके अंदर काफी वृद्धि भी देखने को मिली। इन सब के परिणाम से क्या हुआ कि नई फसलों का उगना तेजी से शुरू हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कपास हो गया, केला, संतरा, तरबूज, पालक, बैंगन, ये सभी जो फसलें थी इसके अंदर शामिल थी। और इनमें से कुछ फसलों का जो निर्यात था ना, इट्स मीन की एक्सपोर्ट जो था वह यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में भी होने लगा था। तो ये तो था बच्चों अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि प्रणाली से संबंधित। दूसरा था अर्थव्यवस्था के संदर्भ में शहरीकरण। तो इसमें क्या था, इस्लामिक जगत में शहरीकरण। तो क्या था कि बच्चों मध्यकालीन इस्लामिक जगत में शहरों की संख्या जो थी ना वह उसके अंदर काफी तेजी से वृद्धि होने लगी। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो इस्लामी सभ्यता थी वह तेजी से फलने फूलने लगी और इनका जो उद्देश्य था ना वह ज्यादा से ज्यादा अरब सैनिकों को बसाना था, ताकि वह एक तरीके से साम्राज्य को प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित रख सके। इस श्रेणी के अंदर जो फौजी शहर थे जैसे कि इराक के अंदर कूफा और बसरा, मिस्र के अंदर फुस्तान और काहिरा, तो ये जो थे वह फौजी शहर थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके साथ ही शहरों के विकास और विस्तार के लिए खाद्यान्नों और चीनी के उत्पादन में भी वृद्धि की गई और साथ ही उद्योगों के लिए कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल का भी प्रोडक्शन यानी उत्पादन किया गया। तो इन सब से क्या हुआ कि शहरों के जो आकार यानी साइज था उसमें भी वृद्धि देखने को मिली और सीधा असर इसका जनसंख्या में भी देखने को मिला, क्योंकि जब शहरों का आकार बढ़ रहा था तो जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। इससे क्या हुआ कि जो पूरा क्षेत्र था ना वह एक विशाल जाल में विकसित होता चले गया और साथ ही एक शहर दूसरे शहर से जुड़ता चले गया, जिसके बीच में क्या हुआ कि लोगों के बीच में आपसी संपर्क ज्यादा बढ़ने लगे और एक दूसरे के बीच में व्यापार संबंधी समझौते भी ज्यादा होने लगे। तो बच्चों ये सब था इस्लामिक जगत में शहरीकरण के ऊपर पड़े प्रभाव के बारे में। और इसके अंदर ये भी था दो समूह भवन से संबंधित। सबसे पहले मस्जिद, तो मस्जिद क्या थी, एक सामूहिक नमाज पढ़ने की जगह थी। और दूसरा था केंद्रीय मंडी, तो केंद्रीय मंडी में क्या था, एक प्रकार से दुकानों की कतारें लगी होती थी जिससे कि लोग आयात निर्यात करते रहते थे, क्रेता और विक्रेताओं का चलन चलता ही रहता था। ये सारी चीजें शहरीकरण की वृद्धि में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। और लास्ट है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। तो क्या था कि मिड टर्म में मुस्लिम साम्राज्य का जो विस्तार था वह हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच में भी हुआ और 5 शताब्दियों तक चीन, भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार पर मुस्लिम साम्राज्य का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली जमी हुई थी। और बात की जाए इनके व्यापार के मार्ग की यानी रास्ते की, तो बच्चों व्यापार के 2 मुख्य मार्ग थे, पहला था लाल सागर और दूसरा था फारस की खाड़ी। तो क्या था कि लंबी दूरी के व्यापार के लिए मसालों, कपड़े, चीनी के मिट्टी और साथ ही बारूद को भारत और चीन से लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के पतन यानी जो पोर्ट थे वहां से जहाजों के द्वारा लाया जाता था। और इसके साथ ही यहाँ का जो माल होता था वह ऊँटों के द्वारा बगदाद जो कि इराक की राजधानी थी, दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी थी, साथ ही एलेप्पो, इनके भंडार गृहों तक आसानी से ऊँटों की सहायता से पहुंचा दिया जाता था। तो कुछ इस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य में इस्लामिक साम्राज्य में वृद्धि देखने को मिलती थी। तो बच्चों ये तो था इस्लाम के संदर्भ में उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़े कृषि, शहरीकरण और वाणिज्यकरण के बारे में। आई होप कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये छोटे से टॉपिक भी अच्छे से
समझ आ चुके हैं। तो बच्चों इन्हीं टॉपिक के साथ ये जो हमारा चैप्टर है पूरी तरीके से अब कंप्लीट भी होता है। आई होप कि आपको हर एक सीरीज अच्छी भी लगी होगी। कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा दिए, जिनका एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा कम दिया, लेकिन उसका रीज़न यही था कि जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो उसके अंदर आपको प्रॉपर जानकारी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आंसर सीरीज देखने से पहले आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का जो कंटेंट है यानी जो टॉपिक्स है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा चैप्टर के पार्ट भी ज्यादा हो जाते हैं, बट यह कि आपको इसके अंदर प्रॉपर जानकारी देखने को जरूर मिलती है। आई होप कि आपको ये सारा अच्छे से समझ भी आएगा। तो बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, साथ ही आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और शेयर करना ना भूले करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स के साथ एमसीक्यू टेस्ट या फिर आपकी कोई क्वेरी हो आप हमसे आस्क कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।